ये कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हिंदी और इंग्लिश में। इसके द्वारा हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनाने में सहायता मिलती है। इसको हम बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है अंशधारियों का कोष यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। इसमें ये पॉइंट है अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल। इसमें क्या क्या आता है ये देखेंगे हम पहले। शेयर कैपिटल में आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल शेयर, कॉल्ड अप कैपिटल। इसमें से कॉल इन एरियर माइनस करेंगे और शेयर फॉरफिटेड प्लस करेंगे। इन सब का जो टोटल होगा वो हम नंबर 1 के ए पॉइंट में डाल देंगे। अब है हमारा बी पॉइंट संचय एवं अतिरिक्त रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हमें क्या क्या रखना है? इसमें हमें रखना है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शनल आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, अदर रिजर्व, प्रॉफिट सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इन सब में से एप्रिसिएशन यानी कि विनियोजन घटा देंगे। जो अमाउंट आएगी इसका टोटल हम बी पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है यार, ये बढ़िया सिंपल। सी पॉइंट अंश अधिपत्रों के अधीन प्राप्त राशि यानी कि मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटर्स। इसमें हमें क्या लिखना है? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटर्स। अंश वारंट सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया गया एक ऐसा वित्तीय प्रपत्र है जो एक धारक को बाद की किसी तिथि पर एक निश्चित संख्या में समता अंश प्राप्त करने के अधिकार में प्रदान करता है। अंश वारंट पर कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि को शेयर होल्डर फंड्स में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इन्हें एक निश्चित तिथि पर पूर्ण निश्चित मूल्य पर समता अंशों में परिवर्तित किया जाएगा। इन अंशों पूंजी के हिस्से के रूप में न दिखाकर अलग मद के रूप में दिखाया जाता है यानी कि मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटर्स की मद में इसको दिखाते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन राशि यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इस पॉइंट में हम दिखाएंगे यदि किसी कंपनी के अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त कर ली गई हो परंतु स्थिति विवरण बनाने की तिथि तक अंशों का आवंटन नहीं किया गया है तो इस आवेदन राशि को इस वाली मद में दिखाया जाएगा। यानी कि हमने अमाउंट तो प्राप्त कर लिया लेकिन शेयर आवंटित नहीं किए हैं यानी कि शेयरों को अलाउट नहीं किया गया है और अमाउंट प्राप्त कर लिया तो इसको हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट यानी कि सेकंड पॉइंट में दिखाएंगे। अब हमारा है थर्ड पॉइंट गैर चालू दायित्व नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें नंबर 1 है दीर्घकालीन उधार यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमें क्या क्या लिखना है? थर्ड पॉइंट का ए। इसमें हमें क्या क्या लिखना है? बॉन्ड्स डिवेंचर्स टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम अदर पार्टीज एंड डिफरेंट पेमेंट लाइबिलिटीज डिपॉजिट्स लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड parties, long-term maturities of financial lease obligation and other loan and advances। इन सब का टोटल हमें थर्ड पॉइंट के ए में लिखना है। थर्ड पॉइंट का बी आस्थगित कर दायित्व यानी कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ हमें दिखाना है। इसमें टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम इन दोनों में जो भी डिफरेंस होगा उसको हम इस वाले पॉइंट में लिख देंगे यानी कि बी पॉइंट में। थर्ड का बी पॉइंट है ये भी नहीं बता दो है। सी पॉइंट थर्ड का सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसमें हमें कौन कौन सी थर्ड का सी पॉइंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसमें हमें क्या क्या रखना है वो देखेंगे।
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में प्रीमियम पेबल ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को दिखाएंगे। अब है डी पॉइंट, दीर्घकालीन आयोजन यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न को शो करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में ऐसे सभी आयोजन जिनके विरुद्ध सभी दावे स्थिति विवरण तिथि से 12 माह के पश्चात चुकता किए जाने की संभावना हो, उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के में दिखाया जाता है। जैसे प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविज़न फॉर वारंटर, इन दोनों को इसमें दिखा देंगे। अब है हमारा 4th नंबर करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में पहला नंबर है ए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या रखना है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएंगे लोन रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम अदर पार्टीज, loans and advances from related parties, deposits, other loan and advances, secured borrowing, unsecured borrowing, इन सब का टोटल हम इस वाले में दिखाएंगे। 4th का बी पॉइंट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हमें दिखाना है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। 4th का डी पॉइंट अल्पकालीन आयोजन, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न अल्पकालीन आयोजन वे आयोजन हैं जिनके विरुद्ध स्थिति विवरण की तिथि 12 माह के अंदर दायित्व उत्पन्न होने की संभावना है। इन्हें इस प्रकार से दिखाएंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स, व्यापारिक प्राप्तियों को इनके संपूर्ण मूल्य पर करंट असेट्स में दिखाएंगे और प्रोविज़न को और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में दिखाया जाएगा। कर्मचारी कल्याण आयोजन, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स पर्पज डिविडेंड, इन सबको इसमें दिखाएंगे। इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में हमें दिखाना होता है आउटस्टैंडिंग, अनपेड डिविडेंड्स, इनकम रिसीव इन एडवांसेस, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, interest accrued but not due on borrowing, interest accrued and due on borrowing, outstanding expenses और unpaid dividend, income received in advance, इन सबको भी इस वाले पॉइंट में ही दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट की संपत्तियाँ यानी कि असेट्स। असेट्स में सबसे पहला पॉइंट होता है नॉन करंट असेट्स। इसमें भी नंबर ए होता है फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड असेट्स में नंबर 1 होता है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में क्या क्या रखना होता है? मेरा बाप बैठा पर टेंजिबल असेट्स में रखना है लैंड्स, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर असेट्स एज कंप्यूटर, मोबाइल्स। अब है सेकंड पॉइंट इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स में रखना है गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीनिंग्स राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, रिसीप्ट, फॉर्मूलाज एक्ट, लाइसेंस एंड फ्रांचाइज और अदर्स। ठीक है, इन सब का टोटल इसमें डालेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें क्या रखना है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें ऐसी मूर्त संपत्तियों की लागत दर्शाई जाती है जिनका निर्माण अभी अधूरा है। जैसे मकान बनना शुरू हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, मशीनें बनानी शुरू कर दी हैं लेकिन मशीनें अभी तैयार नहीं हुई हैं, फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया है लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, यानी कि कार्य अधूरा हो। शुरू तो कर दिया हो लेकिन कार्य अधूरा हो, उन सारी असेट्स को इस वाले पॉइंट्स में रखा जाता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट निर्माणाधीन अमूर्त संपत्तियाँ, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या रखना है? इसमें ऐसी इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसमें ऐसी संपत्तियों को दिखाया जाता है
जो भी विकासाधीन स्थिति में, जैसे विकासाधीन ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, इन सबको इसमें दिखाया जाएगा। थोड़ा मतलब अब हमारा शुरू होता है बी पॉइंट, गैर चालू विनियोग यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या रखना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यह है हमारा सी पॉइंट है, डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट। इसमें आएगा जब संस्था में प्रचलित लेखांकन प्रणाली के आधार पर ज्ञात की गई आय पर कर की राशि आयकर अधिनियम के अनुसार ज्ञात की गई कर योग्य आय पर आयकर की राशि से अधिक हो तो ऐसे अधिक आस्थगित कर दायित्व में लिखे जाते हैं। अब हमारा पॉइंट है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसमें आएगा कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन एंड एडवांसेस, सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स और डाउटफुल। अदर नॉन करंट असेट्स में हमें दिखाना है दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्य जो कि उधार संबंधी शर्तों पर व्यापारिक प्राप्य में सम्मिलित किए गए हों, उनको दिखाना है। अब हमारा है थर्ड पॉइंट, चालू संपत्तियां यानी कि करंट असेट। इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें हमें क्या क्या भरना है? करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन सब का टोटल हम इस वाले पॉइंट में दिखाएंगे, फोर्थ पॉइंट का ए। फोर्थ पॉइंट का बी है इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक। इन्वेंट्रीज में आएगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स और अदर्स, गुड इन ट्रांजिट भी इसी में दिखाएंगे। ये सब इसमें आएगा, इन सब का टोटल इन्वेंट्रीज में लिख देंगे। इसके बाद है सी पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में आएंगे ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद डी पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें आएगा बैंक में बैलेंस, चेक एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश इन हैंड्स। कैश से रिलेटेड जो भी अमाउंट्स होंगी वो सब हम इसमें रखेंगे। कैश से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगी वो इसमें रखेंगे। इन सब का टोटल रोकड़ एंड कैश एंड इक्विपमेंट में आ जाएगा। इसके बाद है पॉइंट शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांसेस। टर्म्स लोन एंड एडवांसेस के बाद आएगा एफ पॉइंट, अदर करंट असेट्स। इसमें अदर करंट असेट्स में आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस टैक्स एक्सेट्रा। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी। इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे। इसको हम एक बार और देखते हैं। ये बैलेंस शीट पूरी होगी। इसको कैसे कैसे भरना है इसको हम एक बार और देख लेंगे नीचे।
कौन से पॉइंट में क्या आना है वो इसमें दिखाया गया है, जैसे कि मैंने पहले समझा दिया है इसको। ट्रेड पेबल में व्यापारिक लेनदार और देवी पत्र आएंगे। इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इससे ये हमारी समझ में आसानी से आ जाएगा।